गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो। प्लेटो इज़ ए वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर जिसको बोला जाता है, यानी कि जो दार्शनिक। वैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूरोप के आधार पर जितने भी कंट्री होते हैं, यूरोपियन कंट्री, जिनको वेस्टर्न कंट्री भी बोला जाता है। ठीक है, जर्मन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, तो वहाँ से रिलेटेड जितने भी फिलोसफर हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे। आपका सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है एन आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री पॉलिटिकल थॉट। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे प्लेटो को लेकर के कि प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में 428 उनके पिता अरिस्टोन जिनका नाम था, और उनकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने की थी। उसे उच्च कुल, वैभव, सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रखर बुद्धि प्राप्ति, यानी कि जो प्लेटो था वो बहुत ही स्मार्ट था, फिजिकली स्ट्रेंथ उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, तो उसका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लिस था। किंतु सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी, जो उसका स्ट्रक्चर था, बॉडी स्ट्रक्चर था, बहुत ही स्मार्ट था। चौड़े कंधे, यानी कि इस सब की स्ट्रक्चर की वजह से उसके जो व्यायाम के शिक्षक थे, जो उसके जो उसके एजुकेटर थे, जिसको योग वगैरह, जो फिजिकली जो मतलब जिनको पीटीआई बोला जाता है, उन्होंने उसे प्लेटो का नाम दिया। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्यालय में उनको भेज दिया गया था, जो उनके गुरु रहे हैं। ठीक है, जहाँ 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उसने वहाँ पे ज्ञान अर्जित किया। चरणों में बैठकर का क्या मतलब होता है, वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनका थोड़ा सा जो स्थान होता है बैठने का, थोड़ा ऊंचाई पे होता है, या फिर थोड़ा सा मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नीचे ज़मीन पर बैठकर काम करते हैं। ये तो एक नॉर्मल कंडीशंस होगी कि उनके चरणों में बैठकर का मतलब ये होता है कि वो जैसा जैसा उन्हें पढ़ाते थे वो वैसा वैसा उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनको वो फॉलो करते थे। तो उसके गुरु सुकरात की जब 399 यानी कि 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड मिला उनको, तो इस घटना का उसके जीवन पर बहुत ज़्यादा आघात मिला। देखिए, मृत्युदंड इसलिए मिला क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जब वो एक ऐसे फिलोसफर थे कि वो क्रिटिसाइज़ करते थे वहाँ के सिस्टम को, वहाँ के गवर्नमेंट को। तो इसी वजह से बहुत सारी ऐसे मतलब सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करने पे ऐसी एक्टिविटी उन्होंने की थी कि उसके आधार पर उनको वहाँ के सिस्टम ने उनको मृत्युदंड दिया। क्योंकि अगर मोनार्ची सिस्टम है और वहाँ पे कोई भी सिटीजन्स या कोई भी एक आम आदमी या कोई भी नॉर्मल फिलोसफर अगर रिसर्च करे, तो वहाँ की जो जो सिस्टम होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, या तो आपको मतलब बैठा देगी। अगर आप बैठना नहीं चाहोगे, आप लगातार वहाँ पे प्रोटेस्ट करने की कोशिश में रहोगे, आप लोगों को जोड़ने की कोशिश में रहोगे, तो वो आपको मृत्युदंड दे सकती है, क्योंकि उनके रूल रेगुलेशंस खुद के होते हैं। बाहर का ऐसा कोई रूल रेगुलेशंस उनका होता नहीं है। फिर यहाँ पे कि उसने अपनी सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी। अब जब वहाँ पे सुकरात की मृत्यु हो गई थी, उसको मृत्युदंड मिल चुका था, तो प्लेटो का जो भी मतलब जो भी उसकी प्लानिंग थी उसके साथ रहने की, उसके साथ काम करने की, वो सारी की सारी बिल्कुल चेंजेस हो चुकी थी। तो सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो अधिक दिनों तक एथेंस में न रह सका, और वह सर्वोत्तम प्रणाली की खोज में, एक अच्छी प्रोसेस, एक अच्छी एक्टिविटी, एक अच्छी एनालाइज की खोज में, एक अच्छे रिसर्च के में वो मतलब 12 वर्षों तक मिस्र, इटली, यूनान के नगरों में वो भ्रमण करता रहा। फिर यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा सुकरात की मृत्यु से ठीक 11 वर्ष बाद प्लेटो ने विदेश यात्रा से लौटकर प्लेटो ने 388 यानी कि 388 ईसा पूर्व में एक शिक्षणालय खोला, एक एजुकेशन से एक इंस्टीट्यूट, एक एकेडमी खोली। यहीं प्लेटो की प्रसिद्ध एकेडमी या शिक्षण संस्था भी थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय, यानी कि यूरोप की फर्स्ट यूनिवर्सिटी भी उसको बोला जा सकता है। उसने अपने जीवन के 25 वर्ष एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में बिताए, क्योंकि वो एकेडमी खोली, तो एकेडमी के तो वो मतलब टीचर्स थे ही वहाँ पे, बच्चों को पढ़ाते थे। उसके बाद वो रिसर्च करते थे, एनालाइज करते थे, वो एक दार्शनिक थे। दर्शन के हिसाब से वहाँ पे लोगों को देखा करते थे, इस समाज को देखा करते थे, और दर्शन के सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने अपनी एकेडमी में की थी। जिसमें अगर एकेडमी में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, लॉ, फिलॉसफी आदि सभी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी वहाँ पे उन्होंने उनको फोकस किया था, स्टडी करने के लिए वो रखे थे एक पॉइंट पे। लेकिन गणित शास्त्र, यानी कि लेकिन जो मैथमेटिक है, ज्योमेट्री है, वो वहाँ पे एजुकेशन की सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफर पर रखा था। यानी कि सुप्रीम पर उन्होंने क्या था कि जो गणित शास्त्र है वो सबसे ऊपर है, और ज्यामिति शिक्षा उन्होंने अपने एकेडमी में सबसे ऊपर रखी थी कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो, आप फिलोसफी पढ़ सकते हो, लेकिन उससे पहले अगर आपको इंटरेस्ट है गणित शास्त्र में या ज्यामिति में अगर इंटरेस्ट है, तो आप एक बेहतर स्टूडेंट है उस एकेडमी के। फिर उन्होंने वहाँ पे जो अपनी यूनिवर्सिटी है उसके पहले द्वार पर उन्होंने क्या अंकित कराया था कि लेट नो मेन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हेयर,
यानी कि उन्होंने कहा था कि अगर ज्योमेट्री में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको यहाँ पे एंट्री की मतलब आपके लिए एंट्री नहीं है यहाँ पे। तो वो ज्योमेट्री को, मैथमेटिक को इतना ज़्यादा प्रेफर वो वहाँ पे रखते थे। तो 81 वर्ष की अवस्था में 347 ईयर्स में, जो 347 ईसा पूर्व में जब बात करते हैं, तो प्लेटो की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है उनके 81 साल, क्योंकि 49 वर्ष के बाद में तो उसने सारा का सारा जीवन अपना एक टीचर्स से रिलेटेड और एक दार्शनिक के रूप में वहाँ पे बिताया। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेटो की बुक्स की, तो प्लेटो की बुक्स वैसे तो ये बोलते हैं कि प्लेटो ने बहुत सारी बुक्स लिखी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर बुक्स की बात करें तो रिपब्लिक है प्लेटो की, जो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड फेमस भी मानी जाती है। इंडिया में भी उतनी फेमस है, यूरोपियन कंट्री में तो खैर वो फेमस है क्योंकि वो तो वहीं से रिलेटेड है। बाकी पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है रिपब्लिक, जिसमें उसने पूरे के पूरे एथेंस, स्पार्टा और जितनी वहाँ पे स्टेट थे यूरोपियन कंट्री के, और उन स्टेट में जो भी सिस्टम हुआ, मोनार्ची सिस्टम हुआ या फिर वो एक तरीके तो या फिर वो कोई भी सिस्टम हुआ, वहाँ पे उसने वहाँ पे पूरा का पूरा उस एक्सप्लेन किया हुआ है रिपब्लिक में, कैसे वहाँ पे स्टेट था, डिस्ट्रिक्ट की कैसे एक्टिविटी थी, क्या सिस्टम था, लोगों के लिए वहाँ पे क्या व्यवस्था थी, ये सब कुछ वहाँ पे उन्होंने रिपब्लिक में एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन थ्योरी ऑफ प्लेटो, यानी कि उसकी जो शिक्षा की पद्धति थी प्लेटो की वो कैसी थी। तो यहाँ पे दो टाइप से थोड़ा सा उसने बताया कि एक तो एथेंस की शिक्षा पद्धति पर बताया उसने, एक स्पार्टा की। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एथेंस की शिक्षा पद्धति है, इसमें शिक्षा परिवार का निजी कार्य है, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है राज्य, परिवार अपनी मर्जी से शिक्षा दिलाता था। तो एथेंस में क्या होता था, एथेंस में तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा था, उसकी थ्योरी ऐसी थी कि फैमिली अपनी मर्जी से अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराती थी। अगर नहीं मने किसी का तो अपने बच्चों को एजुकेटेड नहीं बनाना है तो वो एजुकेशन नहीं कराती थी, वो पढ़ाती नहीं थी। लेकिन यहाँ पे दूसरी जो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति की जब हम बात करते हैं, तो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति एथेंस से बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन थी वो पूरी तरीके से स्टेट के कंट्रोल में थी। उस समय स्पार्टा चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था। एक सबसे बड़ा रीजंस ये भी होता है एजुकेशन पे या फोर्स पर, मतलब जो सेना होती है उसकी एजुकेशन पे फोर्स करने का, ये सबसे बड़ा रीजंस ये भी होता है कि जो उस समय स्पार्टा था वो चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था, और सदैव ही आक्रमण के भय से एक ऐसा फियर वहाँ पे था कि कहीं ना कहीं अटैक ना हो जाए, जो भी हमारे नेबर कंट्री है, जो हमारे दुश्मन है, वो हम पे अटैक ना कर दे। तो इसी फियर की वजह से इसमें कठोर सैनिक प्रशिक्षण की भी उन्होंने व्यवस्था की। उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि एजुकेशन के साथ साथ इनको मतलब सेना की जो भर्ती में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, उनका भी प्रोसेस यहाँ पे चलाया जाए। और स्पेशली स्त्रियों के लिए, यानी कि वुमेंस के लिए उन्होंने वहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखी, कि कोई भी हो, कहीं से भी बिलोंग कर रही हो, वहाँ पे जो भी वुमेंस होगी उनके लिए अगर वो मतलब उनको ये भी पढ़ना है, मतलब मैथ्स वगैरह जो भी उनको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है वो तो पढ़ें ही, साथ साथ में ये जो फिजिकल एजुकेशंस होती है ये उनके लिए एक मेन सुप्रीम जो पॉइंट है वो उन्होंने वहाँ पे रख दिया था कि ये तो उनको करना ही करना है। तो जिससे उनकी जो संतान है वो बलवान और पुष्ट बने। और स्पार्टा के बच्चों को 7 वर्ष की आयु में ही, यानी कि जब वो 7 वर्ष के हो जाते थे, उनके परिवार से दूर कर दिया जाता था। वो किस लिए? क्योंकि राज्य के नियंत्रण में उनको एजुकेशन दी जाती थी। तो वुमेंस को फोकस करने का ये भी कार्य होता था कि वुमेंस के थ्रू जब वुमेंस वहाँ पे फिजिकली मजबूत होगी, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, वो अच्छा खाएंगी पिएंगी, तो आने वाली जितनी भी पीढ़ी होगी वो भी उतनी मजबूत होगी। तो उसके लिए स्पार्टा जैसे स्टेट्स को पावर मिलेगी, उसके जैसे जो स्पार्टा की आने वाली जो पीढ़ी है वो मजबूत बनेगी, और जो नेबर कंट्री जो एनिमी की तरह उसको मतलब देखते हैं कि कैसे हम उसको अटैक कर सकते हैं, वो उनसे अपने राज्यों को बचा पाएगा। तो यहाँ पे दो हम डिस्कस इसी वजह से करते हैं कि जो प्लेटो था उसने उसके समय में वहाँ पे सिर्फ 2 ही एजुकेशन सिस्टम चलते थे। एक एथेंस का चला जिसमें फैमिली के अकॉर्डिंग वहाँ पे एजुकेशन दिलाया जाता था बच्चों को, और दूसरा था स्पार्टा जहाँ पे पूरी तरीके से स्टेट कंट्रोल करता था एजुकेशन को, कैसे उन्हें देनी है, कितने कहाँ तक देनी है, किस किस एज में उन्हें कैसे कैसे हायर एजुकेशन कब देनी है, और स्टार्टिंग की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कैसे देनी है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस ही एजुकेशन जो मतलब स्टेट था उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चलता था। अब नेक्स्ट बताते हैं यहाँ पे ये टाइप ऑफ प्लेटो एजुकेशन थ्योरी। देखो यहाँ पे भी दिया है स्पार्टा की कैसी थी और एथेंस की कैसी थी। आप इसमें मतलब मैप्स के थ्रू जो डायग्राम्स है इसके थ्रू आप देख सकते हो। स्पार्टा ओनली फोकस, स्पार्टा कहती है फोकस मिलिट्री स्ट्रेंथ, पूरा का पूरा जो उसका फोकस था वो मिलिट्री स्ट्रेंथ पे था कि कैसे कैसे अपनी जो सेना है उसकी शक्ति बढ़ाई जाए। और एथेंस वो नॉर्मली अपनी फैमिली एजुकेशन थी उनकी, क्योंकि फैमिली के अकॉर्डिंग वहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी।
अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिज्म को लेकर के कि प्लेटो का कम्युनिज्म कैसा था। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्लेटो ने अपने साम्यवाद, देखिए कम्युनिज्म क्या होता है, किसी भी चीज़ का ना करना, संपत्ति है संपत्ति ना होना, वो उसका सम कम्युनिज्म होता है। फैमिली है, फैमिली का ना होना, वो उसका कम्युनिज्म होता है। तो प्लेटो ने अपने साम्यवाद में संपत्ति के बारे में बताते हुए कहा है कि व्यक्ति के पास केवल उतनी ही प्रॉपर्टी होगी जितनी उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। न तो उनके पास अपना कोई घर होगा, न ही कोई ऐसा गोदाम जो सबके लिए खुला ना हो। तो उन्हें सामान्य भोजनालयों में, यानी कि बहुत ही सिंपल जो खाने पीने की जगह होती है वहाँ पे उनको भोजन करना चाहिए। सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए और केवल ये ही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक मना था और इसी में उनकी मुक्ति है और ऐसा करने से वो राज्य के रक्षक भी बन सकेंगे। यानी कि यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि प्लेटो ने अपने कम्युनिज्म में ये बात क्लियर कर दी थी कि अगर हमें अपने स्टेट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना है, चारों तरफ से जो भी दुश्मन राज्यों से बचाना है, तो सबसे बड़ी बात ये होती कि उनको जो लालच है अपनी, चाहे फैमिली की लालच की बात करें या अपनी संपत्ति की लालच की बात करें, जो साम्यवाद है वो हटाना पड़ेगा। यानी कि उन्हें एक छोटी सी मिनिमम जो प्रॉपर्टी है वो देनी होगी जो सिर्फ उनके लिए जो सिर्फ ज़रूरत का काम कर सके। एक्स्ट्रा नहीं देना है, ज़्यादा कम नहीं देना, ज़्यादा ज़्यादा, बिल्कुल उन्हें नपा तुला दो। खाना भी उन्हें ऐसा खिलाओ जो अगर मतलब उन्हें स्टैंडर्ड का नहीं देना है कि अगर पैसा ज़्यादा है कि उस स्टैंडर्ड की इस स्टैंडर्ड का देना है, तो अगर पैसा कम होता है वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उन्हें हर तरीके की सिचुएशंस में रख कर देखो। तो ऐसे वो वहाँ पे सिटीजन्स को बनाना चाहते थे कि उन्हें सोने चांदी का बिल्कुल भी मोह माया नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसे नागरिक बनाओ जो पूरी तरीके से रक्षक की तरह अपने वहाँ पे स्टेट में काम करें। तो प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर तो अगर हम बात करते हैं रक्षक वर्ग की, यानी कि जो पूरी तरीके से रक्षा करता है, उनको वहाँ पे प्रॉपर्टी उनकी होनी नहीं चाहिए, ना उनकी फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि पूरा ध्यान उनका फिर कहाँ पे जाएगा, अपनी फैमिली के पास जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ यानी कि बढ़ाने में जाएगा। तो इसी वजह से तो यहाँ पे हमने जो पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्कस किया वो आपका प्लेटो का डिस्कस था। प्लेटो की बायोग्राफी, प्लेटो की बायोग्राफी के साथ साथ प्लेटो की जो बुक्स थी, उसकी जो थ्योरी थी एजुकेशन को लेकर के, और उसकी जो मतलब कम्युनिज्म था प्रॉपर्टी को लेकर के, ये सब। थैंक यू।